हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम यू ऑल इन एकाग्रता। नाउ वी स्टार्टेड आवर नेक्स्ट क्लास। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि हमने पिछली क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और उसके हमने पिछली क्लास में बोला था कि इसके अंदर हम अब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं तो पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। और पिछली क्लास में ये हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो आप अगर उसको ना देखो तो पहले उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फिर ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स का होता है, मतलब किस सब डिवीजन क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और कितने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो दो बेसिक पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्म, DOCUMENT, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एसेंस, ESSENC, एसेंस यानी कि वैल्यूज यानी कि मूल्य या निहितार्थ के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड होता है। तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट आज हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसेंस, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आएगा। बाकी वो अलग टॉपिक है, मैं उसको अच्छे से सेपरेट कराने की कोशिश करूंगा। तो आज हम पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें दो टाइप के आते हैं, एक आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, आज पढ़ेंगे कि रिटन और अनरिटन, ठीक है। ये दो पार्ट हैं, रिटन और अनरिटन। और इसके अंदर ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, इसके पॉइंट्स हैं, और अनरिटन के क्या पॉइंट्स हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, देखो इसको समझाने से पहले मैं एक नॉर्मल सी बेस बता देता हूँ ताकि याद रहे ये चीज़, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है कि एक किसी भी चीज़ को प्लान करना या उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म लाने के अंदर जो एक प्रोसेस होता है, हमको वो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो उन वर्कर्स का कोई ना कोई एक मेन हेड होगा, और उन हेड को चलाने के लिए सबसे पहले उनको क्या करना होगा कि कोई ना कोई एक प्लानिंग करनी होगी। और प्लानिंग किसके बेसिस पे होगी, देखो सबके अलग अलग थॉट्स होंगे, ठीक है। तो सबके अलग अलग थॉट्स होंगे। जैसे अब हम अपनी इंडिया के करके देखें तो जैसे हमारा बहुत अलग डिफरेंट रिलीजन है, मतलब मुस्लिम भी हैं, हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो सबके अलग अलग थॉट्स हैं। तो उनके बेसिस पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत मुश्किल था। तो उसके लिए सीधी सी बात है कि एक असेंबली, कोई एक ग्रुप जहां पर मेन, जिसको हम जैसे नॉर्मल कंपनी बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ऐसे ही हम उसमें बोल देते हैं कि एक असेंबली बनाई गई जिसको हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहां पर ये सब चीज सबके एक तरह से व्यूज रखे जाएंगे, और उनके बेसिस पर हमारा क्या बनाया जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, यानी कि एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, और फिर ये चीज प्लान्ड होगी। तो सबसे पहले क्या है, एक कंपनी है, और कंपनी ने क्या बनाया, अपना ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप का नाम समझ लो आप, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और ग्रुप बनाने के बाद क्या हुआ कि ग्रुप बनाने के बाद क्या हुआ, ये अब सीधी सी बात है, जब एक ग्रुप बना लिया तो वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, ठीक है। जब वो प्लानिंग करेंगे तो अब कोई भी ग्रुप है तो किसके ऊपर प्लानिंग करेगा, जो उसका काम हो। यानी कि अगर कोई कंपनी प्लानिंग कर रही है तो वो अपने कंपनी के उसका कितना प्रॉफिट हुआ ये सब, या कुछ नया प्रोडक्ट वो बना रही है तो उसके बेसिस प्लानिंग करिए। अब यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो यहाँ पर प्लानिंग किसके पास होगी कि लोगों के राइट्स क्या होंगे, या मुस्लिम्स और हिंदूज, ये जितने भी हमारे धर्म हैं उन सबके एक तरह से अच्छा जितना हो सके उनके लिए, या ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो, ऐसे बहुत सारे राइट्स बनाए जाएंगे ताकि कोई भी फ्यूचर में कोई भी नई सरकार आए उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेल प्लानिंग होगी, ठीक है। देन फिर क्या होता है, कोई भी कंपनी है, उसमें आराम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ गए हैं, असेंबली बन गई है, प्लानिंग हो गया है। अब जब प्लानिंग होगी, जब इतनी बड़ी कंपनी है, वो प्लानिंग करने के बाद सीधा काम थोड़ी शुरू कर देंगे। वो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डॉक्यूमेंट यानी कि रिटन फॉर्म में करेंगे, हम स्टेप वाइज ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिटन। तो क्या होगा, सबसे पहले एक असेंबली बनाई, यानी कि एक ग्रुप, कंपनी का क्यों भी ग्रुप बनाया, और फिर उन्होंने एक प्लानिंग करी, फिर उसके बाद उसको एक रिटन फॉर्म दिया।
तो हम इसको इस तरह से याद करेंगे तो हमारे दिमाग में बैठा रहेगा कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के, ठीक है। अब वो जो डॉक्यूमेंट, अब देखो लिखने से मतलब है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब वो क्या है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। अब सेम चीज अगर हम ये होता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। अब जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या होता है वो भी देख लो। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होती है, अनरिटन के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होती है, ठीक है। अब देखो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है किसी भी कंपनी में, तो वहां प्लानिंग होगी नहीं होगी। तो सीधी सी बात है यहां पर क्या होगा, वेल्ड प्लान भी नहीं होगा। अब जो वेल्ड प्लान नहीं होगा तो क्या है, ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो मैंने ये नहीं बताया आपको कि रिटर्न और अनरिटन में का मतलब क्या, अनरिटन का बेसिकली मतलब क्या है। देखो रिटर्न और अनरिटन ये दोनों लिखे ही हुए होते हैं, ये इसका मतलब अनरिटन का ये मतलब नहीं है कि ये लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। दोनों का मतलब होता है लिखा हुआ, मगर अनरिटन का बेसिकली मतलब होता है कि ये बेस्ड ऑन ट्रेडिशन होता है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन यानी कि परंपरा के आधार पर, यानी कि जो इवोल्यूशन के आधार पर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे हमारा इंग्लैंड का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसके ऊपर अनरिटन उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो रिटर्न में है वो किसके बेसिस पे है, मतलब क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर कोई बिल पास किया जाएगा हमारी लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें और इसके अंदर जो मेन पावर होती है वो लेजिस्लेटिव के पास होती है, और यहाँ पर जो मेन पावर होती है जुडिशरी के पास होती है। ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे अनरिटन में, जैसे मैंने बोला ट्रेडिशन के बेसिस पे होगा, तो ट्रेडिशन में क्या है कि चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। अब इसका एग्जांपल में देख लो कि जैसे यूके, न्यूजीलैंड, साउथ अरेबिया, इजराइल, ठीक है। अब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल हमारा जैसे एग्जांपल इंडिया, ठीक है। अब इंडिया से हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारे उसमें क्या है, जैसे कोई भी बिल बनता है तो पहले लोकसभा में या राज्यसभा से पारित होगा, फिर प्रेसिडेंट के ऑफिस जाएगा, फिर वो सिग्नेचर करेंगे, तब जाके वो बिल पास होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया कि रिटर्न क्या होता है, अनरिटन क्या होता है, ठीक है। अब ये प्लान्ड होता है, ये प्लान्ड नहीं होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसमें फॉर्म होती है और इसमें नहीं होती है। अब देखो कोई भी चीज़ है, सबसे पहले उसकी प्लानिंग होगी, सबसे पहले उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कोई असेंबली बनेगी, फिर उसकी प्लानिंग होगी, कोई डॉक्यूमेंट बनेगा। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट बनेगा, कौन सी डेट को बनाए ये भी तो पता होगा, ठीक है, कि इस डेट को ये डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है। तो वो डेट कौन सी है, वो डेट है डेट ऑफ इनैक्टमेंट, यानी कि अधिनियम, यानी कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था 2 साल 18, सॉरी मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ, 2 साल, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर बता दूंगा कि ऑलवेज इनेक्टेड, तो ये क्या, हाँ, तो ऑलवेज इनेक्टेड यानी कि हमारा इस डेट को अधिनियम हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 इसमें क्या था, हमारा अधिनियम हुआ था, यानी कि ये बन के तैयार हो गया था। हाँ, तो सॉरी मैं ध्यान आ गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन हमको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे, ठीक है। तो ये पूरा इतने दिनों में बन के तैयार हुआ था, और जब ये बन के तैयार हो गया था तो ये वो वाली डेट है 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब देखो जब कोई चीज बन के तैयार हो जाती है उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट है वो क्या है, हमारी 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये 26 जनवरी 1950 है। और ये जो इनेक्टमेंट यानी अधिनियम की डेट है, ये आप प्रीएम्बल में चेक कर सकते हो, हमारे प्रीएम्बल में लिखी है, जस्ट लास्ट वाली लाइन में चेक करना, उसमें प्रीएम्बल में लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब इस वाले रिटर्न के हो गए। अब अनरिटर्न में जब इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, वेल्ड प्लान नहीं है, ट्रेडिशन पे वर्क करता है, ठीक है, तो इसकी क्या डेट ऑफ इनेक्टमेंट हो गई, जब कुछ डॉक्यूमेंट लिखे तो जा रहे हैं, ठीक है, मगर इनकी कोई भी लेजिस्लेचर ने बन गया, वो लॉ बन गया, कोई ढंग से पास नहीं हुआ, लोकसभा से पारित नहीं हुआ, राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, ठीक है। और वो सीधा जो लेजिस्लेचर ने बोल दिया, एक बार बोल दिया, वो सीधा लॉ पारित हो गया। अब मगर ऐसा तो इसमें नहीं था,
ठीक है। अब जब लॉ पारित हो गया तो इसके अंदर कोई इनैक्टमेंट डेट ही नहीं है, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, प्लान्ड नहीं है, रिटर्न नहीं है, तो ये क्या है, इसकी डेट ऑफ इनैक्टमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। तो जब डेट ऑफ इनैक्टमेंट, जब बनने की ही डेट नहीं है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन की भी डेट क्या होगी, नहीं होगी, तो इंप्लीमेंटेशन की भी डेट नहीं है। तो अब आ जाते हैं बेसिकली कि इसका हमने 3 पॉइंट पढ़े, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथा पॉइंट हमारा, नेचर ऑफ पॉलिटी, ठीक है। नेचर ऑफ पॉलिटी क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर ऑफ पॉलिटी क्या होती है, यानी कि 3 होती हैं, याद रखना, एक यूनिटरी, फेडरल और क्वासी फेडरल, ठीक है। अब जो नेचर ऑफ पॉलिटी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होती है वो 3 प्रकार की हो सकती है, 3 टाइप की हो सकती है, एक यूनिटरी भी हो सकती है, फेडरल भी हो सकती है, क्वासी फेडरल भी हो सकती है, ठीक है। और नेचर ऑफ पॉलिटी अनरिटन की जो है वो क्या हो सकती है, सिर्फ हमेशा की हमेशा यूनिटरी होगी। अभी यूनिटरी इन तीनों का मतलब मैं बताऊंगा, ये हमेशा यूनिटरी होगी, ना फेडरल हो सकती है ना क्वासी फेडरल हो सकती है। अब देखो फर्स्ट यूनिटरी का मतलब क्या है, देखो किसी भी देश में जब सेंट्रलाइज टेंडेंसी होगी, सेंट्रलाइज टेंडेंसी यानी कि जो पावर है वो सेंटर के पास ज्यादा होगी, स्टेट के पास नहीं होगी, उसको कहते हैं हम यूनिटरी पर, यूनिटरी। यानी कि ये चीज कहां पर दिखती है, हमारी इंग्लैंड में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमारा सेंटर के पास ज्यादा पावर है, यानी कि जो बोल सकते हैं ये सेंटर है हमारा, ठीक है। और डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनकी पावर किसके पास है, मेन पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, और वही सबको पूरे देश को चला रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, फेडरल, ठीक है। फेडरल क्या है, डिसेंट्रलाइजिंग, यानी कि जो पावर है वो सेंटर और स्टेट में क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। सेंटर और स्टेट के पास डिवाइडेड है हमारी जो पावर है। अब लास्ट में आ जाता है क्वासी फेडरल, इसके अंदर आता है सेंट्रलाइज टेंडेंसी प्लस डिसेंट्रलाइज टेंडेंसी, यानी कि सेंटर और स्टेट के पास पावर है, मगर यहां पर क्या है, सेंटर के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर है, एक तरह से बोल सकते हैं दोनों के पास पावर है, मगर सेंटर के पास थोड़ी सी पावर स्टेट से खींच ली गई है, एक तरह से ये बोल सकते हैं हम। तो यहां पर क्या है, सेंटर के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर है, ठीक। अब जैसे इंग्लैंड है, यूके में है कि यूनिटरी नेचर का, इसका मतलब क्या है, यहां पर जो टेंडेंसी वो क्या है, सेंट्रलाइज टेंडेंसी, यहां पर जो पावर किसकी है, वो मेन स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, वो यहां पर एक वो है और वही उसको चलाती है, ठीक है। तो आज का पार्ट इतना हुआ, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट है वो मैं अभी करवा देता हूं, इसके यानी कि 1 2 3 4 नेक्स्ट 5th पॉइंट है वो ये है, देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो प्रोविजंस जैसे मैंने आपको बताया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है तो उसको हम प्रोविजंस, कोई भी आर्टिकल्स हो, सेक्शंस हो, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट हो, उसको हम प्रोविजंस कहते हैं। प्रोविजंस हिंदी में मतलब प्रावधान, ठीक है। प्रावधान कैसे हैं, तो एक है टोटली फ्लेक्सिबल, टोटली रिजिड एंड रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, टोटली फ्लेक्सिबल से मतलब होता है कि इजिली अमेंडेबल, ठीक है। अमेंडेबल से मतलब है इजिली चेंजेबल, ठीक है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे आर्टिकल्स हैं या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं वो क्या है, इजिली चेंज हो सकते हैं, ठीक। इजिली चेंज से मतलब है जैसे लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, फिर प्रेसिडेंट से पारित हो गया, ठीक है। फिर ये जो जैसे लोकसभा से पारित हुआ, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बहुमत से पारित होते हैं, ठीक है, एक सिंपल मेजॉरिटी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी। तो वो डिफिकल्टी लेवल, ये जो मेजॉरिटी वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। तो मैं अगले लेक्चर्स में जो कंटिन्यू करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी से पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये समझने की बात है कि जो बहुत इजिली अमेंडेबल हो जाएंगे, यानी बहुत इजिली चेंज हो जाएंगे जो लॉ, ठीक है, जो पहले से बने हुए हैं जो इजिली चेंज हो जाएंगे, वो क्या है, हमारे फ्लेक्सिबल है। जो रिजिड वो होते हैं जो इजिली अमेंड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब जो इजीली अमेंड नहीं हो पाते, अब जो रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल कौन से होंगे, जो दोनों हो सकते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस होंगे वो दोनों टाइप के होंगे, एक इजीली अमेंडेबल होने वाले भी, और दूसरा और डिफिकल्टी इन अमेंड, जो बहुत मुश्किल से अमेंड हो पाएंगे, ठीक है। और अब फ्लेक्सिबल, रिजिड एंड रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल एग्जाम्पल देख लें कौन कौन से देश के हैं। तो पहला देश है कि एग्जाम्पल है श्रीलंका, इसके अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं
इनके कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन है, प्रावधान है, वो सारे के सारे क्या है, फ्लेक्सिबल है। जो रिजिड वाले हैं यूएस से, ठीक है, यानी कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी प्रावधान है वो सारे के सारे रिजिड है, यानी कि वो डिफिकल्ट इन अमेंडेड है, ठीक है, वो डिफिकल्टली अमेंडेड है, तो वो मुश्किल लगाएंगे कि वो अमेंड हो जाए, ठीक है। तीसरा है इंडिया, यानी कि इसके अंदर है कि कुछ कुछ पार्ट डिफिकल्ट है चेंज होने में और कुछ कुछ पार्ट इजी है। जैसे डिफिकल्ट पार्ट जैसे हमारा जाता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, डिफिकल्ट रिजिड है इज लाइक फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि मौलिक अधिकार हैं, लोगों के अधिकार हैं, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी चाहिए और उसको चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर बहुमत चाहिए होती है सदन के अंदर, तभी वो पारित हो पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाते, मतलब डिफिकल्ट होता है उनका पास होना, चेंज होना, ठीक। अब आ जाते हैं हमारे ऑर्गन्स, ठीक है। अब हमने 5 पढ़ लिए थे, 6th पॉइंट ये रहा जो हमने प्रोविजंस पढ़े कि इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ठीक। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं, देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ये अंदर तीनों हो सकते हैं, ठीक है, ये तीन फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, रिजिड भी हो सकते हैं, रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, मगर अनरिटन के अंदर हमेशा के हमेशा फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है, यानी कि जो उनकी लेजिस्लेचर होगी वो कभी भी और इजीली तरीके से उनको अमेंड कर सकती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन हो वो इजीली अमेंड कर सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या है, सारे के सारे जितने भी हमारे वो क्या है प्रावधान, वो फ्लेक्सिबल है। अब आ जाते हैं हम ऑर्गन्स पे, ठीक है। तो ऑर्गन्स में जाते हैं जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव मैं अभी जस्ट पढ़ाऊंगा, पहले उसको इतना ध्यान में रख लीजिए कि क्या है। जुडिशरी के पास न्यायपालिका जिसको हम कहते हैं, जो जज वज ये सब बैठते हैं, ठीक है। न्यायपालिका जो एक तरह से जैसे हम इसको इंडिया का ही एग्जांपल लेके चल लो या फिर किसी का भी लेके चलो, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से ज्यादा फैमिलियर है, तो हम इंडिया के लेके चल रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो जुडिशरी है वो क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, और एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है, उनके ऊपर क्या करती है, रिव्यू कर सकती है, यानी कि जो भी ये लॉ बनाएंगे, जैसे आपको पता ही है कि जितने भी बिल्स बनते हैं, ठीक है, तो सरकार द्वारा बनते हैं, फिर कोई भी जिसको वो पसंद नहीं आते वो क्या डालते हैं, जुडिशरी के अंदर कोर्ट में जाके पिटीशन डालते हैं कि हमको ये हमारे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या फिर ये हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को क्या आहत पहुंचा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे कि जो जुडिशरी है वो रिव्यू करेगा कि ये जो इन्होंने लॉ बनाया वो लोगों के लिए सही भी है या नहीं। बट ऐसा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा यूके है, जो इंग्लैंड है, तो उसमें क्या है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो लेजिस्लेचर है वो पावरफुल होती है एज कंपेयर टू जुडिशरी। तो जुडिशरी का क्या काम है, वो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाते हैं उन पर तो रिव्यू कर सकती है, मगर लेजिस्लेचर पे रिव्यू नहीं कर सकती। रिव्यू देना यानी कि वो सही है या गलत, ऐसे सवाल नहीं उठा सकती। तो यहाँ पर जो जुडिशरी की पावर क्या है, वो थोड़ी सी कम है, यानी कि जो जुडिशरी की ऑटोनॉमी है वो यहाँ पर कम है एज कंपेयर टू लेजिस्लेचर। और यहाँ पर जो जुडिशरी की ऑटोनॉमी वो ज्यादा है, किससे, लेजिस्लेचर लॉ बनाने वाला, और एग्जीक्यूटिव जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है वो, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसेंस, यानी कि वैल्यूज के आधार पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिवाइड करेंगे। आज हमने पढ़ा कि डॉक्यूमेंट के आधार पर कैसे डिवीजन होता है, एक रिटन एक अनरिटन। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे बने रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैल्यूज के आधार पर क्या क्या होते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हम इसमें ही आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।